Hello everyone, welcome to our YouTube channel CAPF Mentor, powered by the Nimbus Defense Academy. Today we are very honored to have a very special guest, Mr. IP Bhatia, who is retired from BSF as a DIG. So we will start our podcast और इस podcast के अंदर हम आपके जो भी CAPF से related questions हैं या फिर जो भी doubts हैं उन सभी को clear करेंगे. Firstly, I will like to introduce IP Bhatia sir. Welcome sir to our podcast. Thank you. सो आज के पॉडकास्ट में CAPF से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. फर्स्टली सर आप अपने बारे में थोड़ा सा जो है इंट्रोड्यूस कर I दीजिए. am IP Bhatia, DIG, retired from Border Security Force. Almost 4 years gone by now. So I have served in almost all the frontiers of the country, especially on the western borders in relation to Pakistan and eastern border in relation to Bangladesh, as well as I have performed duties in Karnataka, Punjab, Chhattisgarh, Odisha, etc. थैंक यू सर. सो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सर BSF से रिटायर्ड हैं एज ए DIG. इसके साथ साथ हमारे लिए मेंटोर भी हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने मेंटरशिप प्रोवाइड की है. सो आज आपका जो CAPF का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सबसे पहले सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये जो CAPF सर्विस हम बार बार ये जो नाम सुनते हैं या फिर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में ये काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट हमें देखने को मिलती है या फिर सर्विस देखने को मिलती है. तो आप इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि ये क्या है. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बेसिकली 5 फोर्सेस हैं. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. So when we combine all these 5 forces, they are basically known as CAPF. So they are under Ministry of Home Affairs, and direct entry officer examination is Assistant Commandant Act examination, which is conducted by the UPSC New Delhi every year. So today I'll be expressing my views on CAPF Assistant Commandant examination, that how they can become officers in these forces and how they can perform well in their life. ओके सर. सो सर एक क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स के नॉर्मली दिमाग में रहता है वो ये कि CAPF के अंदर जैसे आपने बताया अलग अलग सर्विसेज हैं, ITBP, SSB और CRPF, ये सब कुछ है. क्या जो ये सर्विसेज हैं इनमें कोई डिफरेंस है, मतलब कि किस तरह से मोर और लेस ये सर्विसेज सारी सेम है, परंतु अगर हम डिफरेंस करना भी चाहें तो जैसे ITBP और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोनों का काम मिलता जुलता है. दोनों का काम सीमा पर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना की सीमा पर है. ऐसे ही SSB का भूटान और नेपाल सीमा पर है. CASF जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देखती है, उनकी सिक्योरिटी देखती है. उसके अलावा हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को भी देखती है. VAVPs, वेटल इंस्टॉलेशंस, वेटल एरियाज, इनको सिक्योर करती है. और सेंट्रल रिजर्व पुलिस मेनली जहाँ जहाँ लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, एंटी नक्सलाइट प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर CRPF को लगाया जाता है. ओके सर. सो एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, वो ये कि जैसे अलग अलग सर्विसेज है और उनके अलग अलग जगह पे डिप्लॉय होती है, तो इज़ देयर एनी स्पेसिफिक डिमांड है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ जैसे ITBP है वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस वहाँ पर ही बॉर्डर पे होती है, तो जब उनकी रिक्रूटमेंट होती है एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, तो क्या वो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया ढूंढती है कैंडिडेट के अंदर या सभी में सेम ही प्रोसीजर या सेम? Actually, this is only one exam for all the CAPF forces, which is conducted by the UPSC. Physical efficiency criteria is same, written examination is same. So basically, we are finding the mental toughness, physical fitness, ruggedness, and the personality of the officer, which is judged during the interview. That is most important. Otherwise, it is all merit. If you come well above in the merit, probably people have got liking for Central Industrial Security Force. They do get their force. But if you are more friendly towards army-like service, then BSF and ITBP is the choice. So this differs from individual to individual. ओके. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली कैंडिडेट्स के या एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है कि आपने सर्विस के बारे में बता दिया, उनकी जिस तरह से वो वर्क करते हैं वो बता दिया. अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर एज असिस्टेंट कमांडेंट एंटर करना चाहे सर्विस में, तो वो किस तरह से होगा, क्या उसका प्रोसीजर है, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा. बेसिकली तो उसका एज का क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, 20 to 25 years of age.
He should be graduate, minimum graduate. Now question is how to prepare for the CAPFS examination. उसके लिए आपको 9, 10th, 11th, 12th की NCERT बुक्स सारी पढ़नी पड़ेंगी, दोबारा पढ़नी पड़ेंगी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. पहला पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आता है. दूसरा पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप है, CAPFS पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप है. इसमें 4 ऐसे होते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं. उनमें 4 ऐसे इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं. इसके अलावा जो है आर्गूमेंटेटिव राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी है, ग्रामर है. ये सारा का सारा पोर्शन इंग्लिश में ही रहता है. तो ये आपको तैयार करना पड़ता है. अगर कोई भी व्यक्ति लगभग 8-9 महीने या 1 साल ईमानदारी से और सिंसियरली तैयारी करता है तो इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है. ठीक है सर. अब सर एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. जैसे इसमें अगर बात करें पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो पेपर 1 तो जनरली GS वाला सारा पोर्शन हो गया और पेपर 2 में आपका ऐसे राइटिंग वगैरह ये सब कुछ हो गया. तो पेपर 2 के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पेपर 1 तो जनरली UPSC के अदर एग्जाम जैसा भी होगा, बट पेपर 2 में पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है. बेसिकली दे आर चेकिंग द राइटिंग स्किल्स. नंबर 1, ऑफिसर शुड हैव राइटिंग स्किल्स बिकॉज ऑफिसर्स will be deployed against the adversaries, against the Pak Rangers in case of Pakistan, against BDR, Bangladesh Rifles. So similarly on Nepal, Bhutan side also. So we'll be writing to counterparts. Number of letters, number of problems will arise, border disputes will arise. You will have to arrange meetings with them. Then minutes are to be drawn. So all these minutes are to be drawn in English language because English language is common between Pakistan and India, between Bangladesh and India. So therefore UPSC is stressing upon the fact that officers should possess the writing skill. Now question is how to prepare about the CAPFS paper 2. खास तौर पे उन व्यक्तियों के लिए जो हिंदी माध्यम से हैं उनको अपना ऐसे हिंदी में लिखना चाहिए. पिछले 6-8 महीने की अखबारें, इम्पॉर्टेंट लेख, एडिटोरियल्स ढंग से पढ़ने चाहिए क्योंकि जो भी पेपर आता है उसमें ऐसे राइटिंग, आर्गूमेंटेटिव राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये जनरल स्टडीज़ से जुड़े हुए मुद्दों पर ही आता है. अगर आपने पिछले 1 साल के या 6 महीने के पेपर ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आपको इंग्लिश आने के पश्चात भी आप उन एसेस को, आर्गूमेंटेटिव राइटिंग को, रिपोर्ट राइटिंग को नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन ठीक होनी चाहिए और प्रेसी ठीक होनी चाहिए. अगर आप मोटा मोटा 12वीं के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के 60% इंग्लिश में नंबर आए हैं तो वो इसको आसानी से कर सकता है. ओके सर. ओके सर, तो ये हमारा एग्ज़ाम वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर मतलब एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया. तो इसके बाद हमारा पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया. आफ्टर इसके बाद हमारी क्या आगे का इसके बाद जैसे ही आप ये पेपर, जैसे इस बार 3 अगस्त को पेपर हो रहा है तो आमतौर पे कैंडिडेट्स को मालूम ही होता है कि मैंने निकल जाना है पेपर में. तो 1-2 दिन के रेस्ट करने के बाद 5 अगस्त से उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है. सिंपली हमने ये देखना है कि इसकी बॉडी की मोबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, यही चेक किया जाता है. इसमें 800 मीटर की रेस है तो 800 मीटर की रेस का मतलब 400 मीटर के 2 चक्कर लगाने हैं. लेकिन टाइम है 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम है. तो इंडिविजुअल को चाहिए कि वो 3 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करें ताकि अभ्यास अच्छा रहेगा तो वहाँ जाकर कोई परेशानी नहीं आएगी. 12 फुट का लॉन्ग जंप है, वो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करें. उसके बाद हाई जंप है, हाई जंप के अलावा शॉर्ट पुट है, एक 100 मीटर की स्प्रिंट भी है जो कि 16-17 सेकंड में हमें करनी होती है. तो आमतौर पे जो भी जवान आदमी 20 से 25 के बीच में है ये 12-13 सेकंड में कर लेते हैं. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जो भी व्यक्ति एथलेटिक्स में थोड़ा बहुत अपना दौड़ भाग करता रहता है वो आसानी से इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर सकता है. रह गया इसके बाद नंबर 2 मेडिकल टेस्ट. आजकल तो मेडिकल टेस्ट अब जो इंटरव्यू के बाद होगा, पहले जो साथ में मेडिकल टेस्ट किया जाता था, तो अब इंटरव्यू हो जाएगा. उसके बाद जो इंटरव्यू सक्सेसफुली क्वालिफाई कर जाएंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा. तो मेडिकल टेस्ट में कोई भी बोर्ड बैठेगा, वो BSF, CRPF, ITBP के डॉक्टरों का बोर्ड बैठेगा और जो भी SOP है उसके अनुसार मेडिकल बोर्ड आपका
कंप्लीट मेडिकल चेकअप करेगा। अगर कोई उसमें परमानेंट रिजेक्शन टाइप है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, फ्लैट फीट है, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में रिजेक्शन होती है। अन्यथा टेम्परेरी मेडिकल अनफिटनेस आपको दिया जाता है, आप उसको ठीक कीजिए, सिविल हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ से एक करेक्टनेस का सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दोबारा लाइए और बोर्ड को प्रस्तुत कीजिए, आपका पुनः मेडिकल एग्जाम होगा। ओके सर। और सर इसके अलावा जैसे आपने बात की इंटरव्यू के बारे में, तो ये जो इंटरव्यू है ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो ये इंटरव्यू एक्चुअली में जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम होता है उससे कितना डिफरेंट होता है, अगर होता है तो? इसमें बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है एक एग्ज़ाम है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स चुनते हैं। जैसे हमें डिप्टी कमिश्नर चाहिए, हमें सुपरटेंडेंट पुलिस चाहिए, हमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए रेवेन्यू ऑफिसर चाहिए। तो ये एग्ज़ाम थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें हम देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट में जा कर के अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। जबकि जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी का है, इसका पैटर्न थोड़ा सा जो है मिलिट्री ऑफिसर से मिलता जुलता है। मिलिट्री और पुलिस अफसर दोनों का रोल सीआरपीएफ, बीएसएफ एटसेट्रा में है। तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर असर्टिवनेस होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए, इंटेग्रिटी अच्छी होनी चाहिए, करेक्टर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कल को आपने बड़े बड़े बॉर्डर्स पे ड्यूटी करनी है, बॉर्डर्स कंट्रोल करने हैं, जवानों को कंट्रोल करना है, पूरी बटालियन आपके हाथ में होगी। तो इंटेग्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज चेक्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके सर। सो बेसिकली ये डिफेंस से रिलेटेड होगा तो उसी के ऊपर हाँ ज़्यादा जी, फोकस इंटरव्यू के अंदर किया जाएगा। ठीक है सर। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया सीएपीएफ एग्ज़ाम का। इसके बाद सर अगर मैं बात करूं आपके एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है डिफेंस आर्म फोर्सेस के अंदर, तो आप कैसे मतलब देखते हैं आर्म फोर्सेस को, या फिर कोई एज ए असिस्टेंट कमांडेंट अगर डिप्लॉयड होगा तो उसका कैसे लाइफस्टाइल या एक्सपीरियंस रहेगा? लगभग मैंने 35 वर्ष की नौकरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में की है और मेरी कोई डेपुटेशन वगैरह भी नहीं है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जहाँ जहाँ ड्यूटी करवाई वहीं की गई। पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, लैंड ऑर्डर सिक्योरिटी, पंजाब की मिलिटेंसी देखी, कश्मीर की मिलिटेंसी में भी काम किया, उसके अलावा नक्सलाइट ऑपरेशंस वगैरह भी किए। तो एक असिस्टेंट कमांडेंट जो है एक ऐसा लीडर है जिसको हम लोहा मानते हैं। ही शुड बी ए मैन ऑफ स्टील एंड मैन ऑफ नर्व्स, क्योंकि उसी के सहारे जो है पूरी बटालियन चलेगी। एक बटालियन में 7 असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। एक असिस्टेंट कमांडेंट 100 से अधिक जवान, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर उसके नीचे होते हैं और वो डायरेक्ट ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होता है। अगर उसका जज्बा और उसकी बहादुरी कमज़ोर है तो वो ढंग से ऑपरेशन नहीं कर पाएगा और उसको थोड़ा फैमिली से भी दूर रहना पड़ेगा। असिस्टेंट कमांडेंट की लाइफ थोड़ी टफ है कि 6-7 साल उसको जो है फील्ड में नौकरी करनी पड़ेगी और उसका मुकाबला या तो एडवर्सरी से होगा, पाकिस्तान के खिलाफ स्मगलर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनके खिलाफ होगा, या फिर जो है उसका नक्सलाइट के खिलाफ उसका मुकाबला रहेगा। तो इस प्रकार से उसका मेंटल टफ होना, फिजिकली फिट होना, मैन ऑफ नर्व्स होना, ये सब बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेंटल रेगडनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके सर। सो सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। जैसे कोई भी पर्सन एज ए असिस्टेंट कमांडेंट सर्विस में आता है तो एस्पिरेंट्स के दिमाग में ना बहुत क्वेश्चंस रहते हैं उनकी सैलरी को, पर्क्स को, अलाउंसेस को लेके, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। सैलरी इज इक्वलेंट टू द कैप्टन ऑफ द मिलिट्री और यू कैन से direct officers who comes from the civil service examination. After qualifying civil service examination, they are placed as additional superintendent police और ADMs, उनके बराबर की सैलरी जो है असिस्टेंट कमांडेंट को दी जाती है। रफली लगभग स्टार्टिंग में 80-85 हज़ार रुपया आपको मिलेगा। उसके अलावा पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं, आपको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, 15 दिन की कैजुअल लीव दी जाती है, फ्री मेडिकल सर्विसेज दी जाती है। उसके अलावा एयर टिकट्स टू एंड फ्रो जाने के लिए दिए जाते हैं। और बहुत बेहतरीन बात ये है कि ये जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली मिलिट्री की तर्ज पर ही इन्होंने अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। इनके ऑफिसर्स मेस, ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिसर मेस में आपको स्टे मिलेगा। उस विषय में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तो यूँ कहूँगा कि अफसर मैस एक किस्म से इनका दूसरा फैमिली स्टेशन होता है। ओके ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अब इसमें पॉडकास्ट हम क्लोज करेंगे, मतलब पूरा हो जाएगा। सो लास्ट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो कोई आप एक ऐसा इवेंट बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया है आपके पूरे टाइम में इसमें? हाँ, मैं एक्चुअली 2 इवेंट नरेट करूँगा। एक तो मेरा कश्मीर का इवेंट है जिसमें मैं डिप्टी कमांडेंट रैंक में था, बट मेरे पास जो है कमांडेंट हमारे यहाँ पे पोस्ट हो गए थे, वो आए नहीं थे, और 2IC की भी पोस्टिंग हो गई थी तो उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया था। तो एज ए डिप्टी कमांडेंट जो है मैं बटालियन को कमांड कर रहा था हंदवाड़ा में। तो ये बात लगभग जो है 95-96 की है। हंदवाड़ा जो है कुपवाड़ा के अंदर आता है, तो हमारी कंपनियां जो हैं लगभग 30-40 किलोमीटर के दायरे में लगी हुई थी। तो काफ़ी मिलिटेंसी प्रोन एरिया था 1995 में ये। तो हमारे एक इंस्पेक्टर साहब जो है पेट्रोल लेकर के निकले दूर दराज के इलाके में, गांव का इलाका था, तो उनको मिलिटेंट्स ने एम्बुश लगा दिया और वो शहीद हो गए। उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्ट आई कि जनाब शर्मा जी शहीद हो गए हैं और जो है अभी डेड बॉडी निकालने में दिक्कत आ रही है। वहाँ पे मिलिटेंट्स ने बहुत ज़्यादा फायर किया है। तो जैसे ही आपको मालूम है कि लीडरशिप ख़त्म होने के बाद कंपनी में जो है सेकंड का टेक ओवर करना कई बार जो है ठीक नहीं हो पाता है। तो जैसे ही हमें खबर मिली, हम लोग जो है अपना गाड़ी लेकर के और साथ में जवानों को लेकर के वहाँ पहुँचे। MMG लाइट मशीन गन से मिलिटेंट्स के ऊपर फायर डाला गया, मिलिटेंट्स को वहाँ से दूर किया गया, और जो है डेड बॉडी जो थी शहीद शर्मा जी की उनको निकलवाया, उनको कंपनी हेडक्वार्टर में भिजवाया। उसके बाद रात भर हमारी फायरिंग जो है लगभग चलती रही मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, और जब हम अगले दिन जा कर के हमने उस इलाके को डे लाइट में सर्च किया तो हमें जो है मिलिटेंट्स की भी 2 डेड बॉडीज़ मिली। तो ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। उसके अलावा गुजरात में हमारा एक और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 2012 में गुजरात में भुज में पोस्टेड था। तो हमारे पास जो इलाका था बॉर्डर का, वो 1135 बॉर्डर पिलर से लेकर के 1175 तक था। तो 1135 से 1175 के बीच में आज तक किसी भी BSF के ऑफिसर ने या जवानों ने कभी भी पेट्रोलिंग नहीं की थी, क्योंकि ये इलाका दलदल का था और पानी भरा हुआ था, मार्शी था, आना जाना मुश्किल था। उसमें जो है समुद्री जानवर भी थे, और ये इलाका जब ज्वार भाटा आता था तो सारा समुद्री पानी से भर जाता था, और ये पानी पाकिस्तान की साइड से अरेबियन सी से हमारे साइड में आता था। तो हमने जो पिछली बटालियन के जवानों से और अफसरों से बात की कि ये इलाका हम क्यों नहीं डोमिनेट कर पा रहे हैं, तो इस इलाके में क्या क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, ये सब बातचीत की गई। फिर हमने 3 महीने का लगभग प्रयास किया, हमारे जवानों ने, मेरे साथ DIG साहब भी जुड़ गए, और हमने अभ्यास किया। उस इलाके में हमने बोट्स वगैरह उतारी, तो वो ऑपरेशन हमारा बहुत अच्छा सफल रहा, और 1135 से लेकर 1175 का सारा इलाका हमने पाकिस्तान के कमांडरों को चिट्ठी लिखी, और उनके साथ दोबारा से मिलके वो इलाका सर्वे करवाया गया, बॉर्डर कम्प्लीटली डिमार्केट किया गया। तो इस इलाके में जो है जो पानी आता था उस इलाके को हम हरामी नाला के नाम से जानते थे। तो उसमें हमारी बटालियन के जो 124 बटालियन वहाँ तैनात थी, लगभग 500 जवानों को जो है भारत सरकार की तरफ से इनामा दिया गया। मुझे भी 4-5 DG कमेंडेशन कार्ड दिए गए। तो ये ऑपरेशन हमारा काफ़ी सफल रहा, जिसको कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने भी काफ़ी सराहना दी। ओके सर, थैंक यू। सो आज का जो पॉडकास्ट था, इसके अंदर हमने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो है DIG सर के थ्रू हासिल की है। उनके एक्सपीरियंसेस भी थे, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने पूछे हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है कुछ अच्छा यहाँ से जानने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सर, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अगली बार हम DIG सर के साथ फिर एक पॉडकास्ट लेके आएंगे। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज के पॉडकास्ट में पूरे नहीं कर पाए हैं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।